नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने वर्णमाला पढ़ी और आज हम साहित्य का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें मैंने लिया है आदिकाल। और यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप यदि LT, TGT, PGT या लेक्चरर की तैयारी अगर हिंदी और ड्राइंग से कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर हिंदी और ड्राइंग से तैयारी करवा रहे हैं और एक विशेष सीरीज़ हमने यहाँ पर स्टार्ट की है जिसमें करंट जीके से संबंधित टॉपिक्स पर हम बात करते हैं, जिसका नाम है वन डे वन टॉपिक। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक आपको डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और दोस्तों, शेयर करते रहिए, साथ ही साथ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल के नामकरण। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। ऐसे आपको कोई नहीं, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इस तरह से डिस्कशन, क्योंकि वन लाइनर आपके पास क्वेश्चन हर कोई आपको दे देगा, लेकिन जहाँ से प्रश्न बनते हैं, समझाने की अगर जहाँ बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा टफनेस आ जाती है। तो मेरे हिसाब से आज मैं आपके लिए बहुत सरल सी चीज़ें लेकर के आई हूँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर के आई हूँ। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए, नामकरण की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य जो है उसका जो नाम है ना, वो बहुत सारे साहित्यकार हुए काल के साथ साथ, ठीक है। उन्होंने नाम, विभिन्न नामों से उसको पुकारा, ठीक है। जिसने भी अपने अनुसार जो भी आदिकाल में जो भी विशेषताएं पाई, जिस भी चीज़ की मात्रा उन्होंने ज़्यादा पाई, उसके आधार पर उन्होंने उसको नाम दे दिया। अब जैसे नामकरण को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, अभी पैदा हुआ है कुछ दिन पहले, तो उसका अगर हमें नाम रखना होता है, हर किसी को रखना पड़ता है फैमिली में। तो बच्चे का क्या होता है कि फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे सब उसको अपने अपने अनुसार पुकारने लगते हैं प्यार से। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना, कोई सोनू, कोई मोनू, कोई कुछ। तो जबकि वो बच्चा एक ही है लेकिन नाम उसके बहुत सारे आ गए। लेकिन जब वो बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो वहाँ पे हम उसको वो सारे नाम नहीं देते हैं। वहाँ पे जो सर्वमान्य नाम होता है उसी नाम से उसको जाना जाता है। तो ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। मतलब जो एक सर्वमान्य से तात्पर्य है कि जिससे उसकी पहचान होती है, आगे चलकर जिससे लोग उसको पुकारते हैं, उसको पहचानते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। जो हमारा हिंदी साहित्य है उसके बहुत सारे साहित्यकारों ने अपने अपने अनुसार नाम रखे हैं और यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया है। तो आइए आज वही जानते हैं। वैसे नाम तो बहुत सारे विद्वानों ने दिए हैं, हिंदी में बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने नामकरण किया है, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को आपको बताऊंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ 17-18 नाम हैं वो आपको पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले है जो आदिकाल है ना हमारा हिंदी साहित्य का, हमारा जो काल विभाजन है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक उन्होंने लिखी है, जो विभाजन उन्होंने किया है, अभी तक सर्वमान्य वही माना जाता है और हम उसी के आधार पर आगे पढ़ते हैं। और 4 कालों में उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को बांटा। तो सबसे पहला आदिकाल, फिर आता है मध्यकाल जिसमें भक्तिकाल और रीतिकाल है, और फिर चौथा आता है हमारा आधुनिक काल, ठीक। तो ये हो गया, हम सबसे पहला काल आदिकाल को पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा कि मैं कहाँ से टॉपिक उठा लिया, तो ये आदिकाल से है। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए, क्रमशः हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इतिहासकार, मैंने, आप चाहो तो अपनी कॉपी पे नोट डाउन इसी तरह से कीजिएगा, बहुत आसानी रहेगी आपको पढ़ने में। इतिहासकार हैं और उनके द्वारा दिए गए नाम हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनके द्वारा जो नाम दिया गया है वो नाम है, जो सर्वमान्य नाम है वो है आदिकाल। अब हम काल विभाजन की बात करें तो वो तो रामचंद्र शुक्ल का सर्वमान्य है, लेकिन जो नामकरण है वो आदिकाल नाम सर्वमान्य है। कैसे है देखो, आगे हम पहले इनको देख लेते हैं एक नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इन्होंने नाम दिया वीरगाथा काल। चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने इसको आदिकाल कहा। आदिकाल का मतलब है जो सबसे पहले शुरू हुआ, ठीक।
और वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। अब इन दोनों के मतों में यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मतभेद है। जो वीर गाथा काल है ना, रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आदिकाल में जो रचनाएं हुई हैं वो सारी क्या हैं, वीर गाथात्मक हैं। उनमें वीरताओं का वर्णन है, जैसे पृथ्वीराज रासो और बहुत सारी रासो ग्रंथ हो गया, ठीक है, आला हो गया, इस तरह से जो भी ग्रंथ आदिकाल में लिखे गए वो सारे वीर गाथात्मक हैं। तो केवल एक विशेषता के आधार पर उन्होंने उसको नाम दिया वीर गाथा काल, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारी वीर गाथाएँ भी होंगी, कुछ वहाँ पे श्रृंगारिक काव्य भी हुआ है ना, जिसमें प्रेम काव्य लिखा गया है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग विशेषताएं उभर कर आई। तो अन्य विद्वान जो हुए उन्होंने इस मत को खारिज कर दिया कि आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नहीं होगा, मतलब उनके अनुसार तो होगा शुक्ल जी के, लेकिन सर्वमान्य नहीं हुआ। तो आदिकाल नाम पर ही बाद में मुहर लगी और उसको सर्वमान्य सर्वसम्मति से नाम दिया गया आदिकाल, जिसको आज हम आदिकाल के नाम से ही जानते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने नाम दिया बीज वपन काल। बीज वपन काल मतलब जिस काल में साहित्य का क्या हुआ, बीजारोपण हुआ। ठीक, फिर है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा, इन्होंने जो नाम दिया वो था संधि काल या चारण काल। दोनों नामों से इन्होंने अपने साहित्यिक जो ग्रंथ लिखा है उसमें इन्होंने कहीं कहीं संधि काल नाम पुकारा है, कहीं चारण काल नाम भी दिया है। ठीक, फिर है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने जो नाम दिया वो था सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधुओं में जो नाम दिया गया वो था आरंभिक काल। ठीक, इनका मानना था कि उस समय क्या हुआ, आरंभ हुआ किसका, साहित्य लेखन का, तो इसलिए उन्होंने आरंभिक काल नाम दे दिया। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने नाम दिया प्रारंभिक काल या शून्य काल। ठीक, विश्वनाथ प्रताप मिश्र, इन्होंने नाम दिया वीर काल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने दोनों ने ही अपभ्रंश काल के नाम से जाना, इसलिए मैंने एक ही साथ लिख दिए हैं। ठीक, धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो इन्होंने नाम दिया अपभ्रंश काल। और धीरेन्द्र वर्मा ने एक पुस्तक भी लिखी है, हिंदी अपभ्रंश साहित्य का इतिहास, इस तरह से। ठीक है, ये व्याकरणाचार्य भी हुए हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन, इन्होंने नाम दिया है चारण काल। ठीक, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है अंधकार काल। और 12वां नंबर पे है रामशंकर शुक्ल। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल अलग हैं, यहाँ जिनको हमने पढ़ा था उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। और डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, ठीक है, इन्होंने नाम दिया था जय काव्य काल। जो नए नए साहित्यकार उभर कर आए ना, वो आगे में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नए नए साहित्यकार हैं आधुनिक। तो ठीक है, तो इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसके आधार पर उन्होंने नामकरण किया। फिर है राम खिलावन पांडे, तो इन्होंने नाम दिया था संक्रमण काल। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक समझ पाए होंगे। इसके बाद मोहन अवस्थी, डॉक्टर मोहन अवस्थी जो थे, उन्होंने नाम दिया था आधार काल। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने लिखा भी है, लेक्चरर 2018 उत्तराखंड में जो लेक्चरर का पेपर हुआ था 2018 में, अगर आप वो पेपर उठाकर देखें तो वहाँ पर ये प्रश्न उठाया गया था कि आधार काल नाम किसने दिया, तो मोहन अवस्थी ने इसको आधार काल कहा था। और है भी आधार काल, क्योंकि हिंदी साहित्य पूरा जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, आदिकाल को पढ़ते हैं, तो इसलिए उन्होंने नाम दे दिया आधार काल। इसके बाद जो अगले हैं शैलेश जैदी, इन्होंने नाम दिया आविर्भाव काल। हो सकता है इस बार यही पूछ ले, तो हम किसी भी की स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हमें सारे याद रखने होंगे। ठीक है, फिर है वासुदेव सिंह, तो वासुदेव सिंह ने उद्भव काल नाम दे दिया। फिर है शंभुनाथ सिंह, इन्होंने नाम दिया प्राचीन काल। और लास्ट है बच्चन सिंह, तो इन्होंने नाम दिया अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। तो ये थे हमारे नामकरण। इतने भी अगर आप याद करोगे तो मुझे लगता है कि
सफिशिएंट है आपकी एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे बाहर मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, क्योंकि यही जो काल की जो नामकरण है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस अगर आप नेट के पेपर उठा के देख लीजिए, आप टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम के अगर आप पुराने पेपर अगर आपके पास पड़े हों तो मैंने जहाँ तक नोटिस किया है इन्हीं से प्रश्न बने हैं और यही आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जुट जाइए। ये मत सोचिए कि अभी एलटी के फॉर्म नहीं निकले हैं, जब आएंगे हम तब तैयारी करेंगे, नहीं, ऐसा मत करिए। आप अभी से, आज से, अभी से शुरू कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि जब फॉर्म निकलेंगे फिर हौच पौच हो जाएंगे, आप लोग भ्रमित हो जाएंगे क्या पढ़ें क्या नहीं। तो फिर ऐसा करने से तो अच्छा है कि आप एक स्टेबल हो करके पढ़ना शुरू करें। तो छोटे छोटे टॉपिक्स में अपने जो सिलेबस है, और कल एक स्टूडेंट हैं प्रियंका आई थिंक जोशी करके उनका नाम है, तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि मैम हिंदी साहित्य के लिए सबसे बेस्ट पुस्तक कौन सी है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी, और आपके भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए, मैं आपका समाधान भी करना चाहूँगी। तो उन्होंने लिखा था कि पुस्तक बताइए, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि वैसे एक पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है जिसमें आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँ, क्योंकि अगर हम किसी बड़े एग्ज़ाम यानी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो कोई एक किताब नहीं है। फिर भी अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं किताबों से ही, तो आप अपने जो ग्रेजुएशन की किताबें हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा अगर आपने, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें हैं जितनी भी हैं आपकी, वो सारी, और एनसीईआरटी जितनी भी किताबें, उनको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे प्रामाणिक बुक है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर पढ़ना चाहो, डॉक्टर नगेंद्र की आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। तो यही था आज का लेक्चर। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।